हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जीके जीएस का सेट 5 सॉल्व करने वाले हैं, जो कि एसएससी के सभी एग्ज़ाम जैसे सीजीएल हो गया, एसएससी एमटीएस हो गया इत्यादि एग्ज़ाम्स, और साथ ही साथ जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं सब में आज की क्लासिक प्रश्न आने की पूरी संभावना है। तो आइए शुरू करते हैं बिना देर किए आज की अपनी क्लास और देखते हैं इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को। हमारा पहला ही प्रश्न है, गन्ने की लाल जड़ के लिए कौन सा कवक जिम्मेदार है। जो गन्ना होता है उसमें रेड जो है लाल जड़ें, यानी कि लाल रंग का गन्ना होता है ना, उसमें लाल लाल से गन्ना के अंदर जो है गन्ना फट जाता है और उसके अंदर लाल लाल से क्या हो जाता है, उसमें बीमारी लग जाती है। और किसकी वजह से लगता है वो, तो कवक की वजह से लगता है। तो पूछ रहा है कि उसमें से वो कवक कौन सा है जिसकी वजह से लगता है बीमारी लाल जड़ वाली। तो देखते हैं क्या है। मैंगना पोर्थे ओरेजा है, पुकीनिया है, पाइथीनियम डिबारियनम है, या फिर कोलेट्रोटिचम फाल्कटम है। क्या है, कोलेट्रोटिचम फाल्कटम। किसकी वजह से जो है गन्ने में लाल रंग यानी कि लाल जड़ या रेड रॉड जिसे कहते हैं, रेड रॉड कहते हैं उसे, कौन सा रेड रॉड बीमारी किस वजह से लगती है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। याद रखिए, कभी प्रश्न पूछ ले कि गन्ने का जो लाल सड़न या लाल जड़ रोग किस वजह से होता है, तो यह भी है कवक या फंगाई। कवक या जिसे हम क्या कहते हैं, फंगाई कहते हैं, कई कई फंजाई भी कहा जाता है। तो फंगाई या कवक की वजह से ही गन्ने में रेड रॉट या लाल जड़ रोग होता है। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। इस बार कवक का नाम पूछा था, अगली बार आपसे पूछ सकता है कि किस वजह से होता है। बैक्टीरिया होता है, कवक होता है, वायरस होता है, किस वजह से होता है। तो आपको क्लियरली याद रखना है कि कवक की वजह से होता है। रेड रॉट या लाल जड़ या लाल सड़न उसे कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। हमारा दूसरा प्रश्न है, प्रधानमंत्री के कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। यानी कि जो प्रधानमंत्री के कर्तव्य हैं वो संविधान के किस अनुच्छेद में आते हैं। तो देखते हैं ऑप्शन है अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 किससे संबंधित है, तो यह जो है कि कोई भी आपसे या फिर राज्य धार्मिक कर आपसे नहीं लेगा। राज्य जो है क्या करेगा, आपसे धर्म के नाम पर कर नहीं लेगा। धार्मिक कर का निषेध आर्टिकल 27 ये क्या है, राइट टू स्पीक है, यानी कि राइट टू स्पीच है। क्या है, स्वतंत्रता, किसकी, बोलने की स्वतंत्रता। ठीक है, आगे देखते हैं, बात करते हैं कि प्रधानमंत्री के जो कर्तव्य हैं संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो प्रधानमंत्री के कर्तव्य अनुच्छेद 78, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। किसमें है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है कि प्रधानमंत्री के या पीएम के कर्तव्य कहाँ पे हैं। तो आर्टिकल 78 में पीएम के कर्तव्य की बात की गई है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। हमारा तीसरा प्रश्न है, न्यूजीलैंड की खोज करने वाला पहला यूरोपीय यात्री कौन था। न्यूजीलैंड की खोज किसने किया है। तो न्यूजीलैंड की खोज किसने किया है, देखिए हॉबिल तस्मान है, वास्को डी गामा है, और क्या है, हर्नान कॉर्टेस है, या जैक्स कार्टियर है। तो न्यूजीलैंड की खोज किसने किया है, तस्मान ने, हॉबिल तस्मान ने न्यूजीलैंड की खोज की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चौथे प्रश्न को अपने। चौथा प्रश्न हमारा है कि भारत में रबी के मौसम में निम्नलिखित में से कौन सी फसल काटी जाती है। रबी की फसल, देखिए दो फसल होते हैं, कौन कौन से फसल होते हैं, एक रबी फसल होता है, ठीक है, एक रबी फसल होता है, और दूसरा क्या होता है, खरीफ फसल होता है, खरीफ फसल। देखिए ठीक है, और बहुत बार यहाँ से दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों मतलब रबी और खरीफ फसल से हर बार जो है एक प्रश्न तो पूछ ही लिया जाता है, कौन सा रबी फसल है, कौन सा खरीफ फसल है। रबी फसल का मतलब क्या हो जाता है, तो रबी फसल मतलब कब रबी फसल, देखिए रबी फसल में क्या हो गया, गेहूँ जो जाड़े के मौसम में बोया जाता है, या फिर ठंड के, कब, ठंड के मौसम में जो फसल बोई जाती है उसे हम रबी फसल कहते हैं। और जो गर्मी के मौसम में क्या है, जो गर्मी के मौसम में फसल बोई जाती है उसे खरीफ फसल कहते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा कि जुलाई अगस्त में हमने किसकी, धान की रोपाई की थी, किसकी रोपाई की थी, धान की रोपाई हुआ था। और यह जो है धान क्या है, खरीफ फसल है। यानी कि जो गर्मी के मौसम में जिस भी फसल की खेती की जाती है वो खरीफ फसल में आते हैं, और ठंड के मौसम में जिस भी फसल की खेती करते हैं वो रबी फसल में आते हैं। देखिए कैसे, रबी फसल में और क्या हो गया, गेहूँ हो गया, गेहूँ के साथ और क्या हो गया, मटर हो गया, मटर हो गया, और क्या हो गया, राई हो गया, राई हो गया, जो सरसों होता है, ठीक है, सरसों, सरसों होता है, और क्या होता है, चना होता है। ये सभी क्या हैं, ये सब के सब क्या हैं, तो रबी फसलें हैं।
खरीफ फसलों में देखिए धान है, उसके सूर्यमुखी बहुत बार पूछता है कि सूरजमुखी क्या है, सूरजमुखी कैसा फसल है, तो सूरजमुखी जो है यह खरीफ की फसल है। मूंगफली, मूंगफली, मूंगफली कैसा फसल है, तो मूंगफली भी खरीफ की फसल है। गन्ना कैसा फसल है, गन्ना भी क्या है, खरीफ की फसल है। और यह फसल ये पूछी जाती हैं कि धान हो गया, सूरजमुखी हो गया, मूंगफली हो गया, गन्ना, ये सब प्रश्न पूछे गए हैं। ये कैसे फसल हैं, तो यह जो है गर्मी के मौसम में बोए जाते हैं और ये खरीफ फसलें हैं। रबी की फसल कब बोई जाती है, ठंड में, क्योंकि यह भी प्रश्न पूछा गया रबी की फसलें किस मौसम में लगाई जाती हैं, तो ठंडी के मौसम में लगाई जाती हैं। जैसे अक्टूबर में भी क्या होगा, अक्टूबर नवंबर में गेहूँ, मटर, सरसों, राई, चने की क्या होगी, बुआई की जाएगी। तो यह सब फसलें कैसी हैं, रबी की फसलें हैं। अब आते हैं अपने प्रश्न की तरफ कि भारत में रबी के मौसम में निम्नलिखित में से कौन सी फसल काटी जाती है। तो कौन सी फसल काटी जाती है की बात किया है कि रबी के मौसम में यानी कि ठंड के मौसम में कौन सी फसल काटी जाती है। तो देख लेते हैं कौन सी फसल काटी जाती है भाई रबी के मौसम में। बी, ऑप्शन बी हमारा, ठीक है। देखिए ज्वार हो गया, कपास, देखिए यहाँ कपास और जूट, ये भी छूट गया तो इंपॉर्टेंट है। ज्वार, कपास, जूट ये सब कब बोए जाते हैं, तो यह सब खरीफ फसलें हैं। ज्वार, कपास और जूट क्या है, ये खरीफ की फसलें हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। इसमें हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर है। यहाँ से इस क्वेश्चन से एक प्रश्न आना आपके एग्जाम में तय है, कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ लेगा। रबी और खरीफ की फसलों में से पूछ लेगा कि कौन सी रबी की फसल है, कौन सी खरीफ की फसल है, रबी की फसल कब बोई जाती है, कब काटी जाती है, खरीफ की फसल कब बोई जाती है, कब काटी जाती है, आपसे पूछा जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 5वें प्रश्न को। हमारा 5वां प्रश्न है, बुलेट प्रूफ खिड़कियों में किस फाइबर का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो बुलेट प्रूफ खिड़कियाँ बनती हैं उसमें कौन सा फाइबर लगा होता है। तो नायलॉन, 6, टेरिलीन, पॉलीकार्बोनेट या केवलार। तो क्या लगाया जाता है, बुलेट प्रूफ खिड़कियाँ बनाई जाती हैं तो पॉलीकार्बोनेट, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, ठीक है। पॉलीकार्बोनेट लगाया जाता है किसमें, तो बुलेट प्रूफ खिड़कियों में लगने वाला फाइबर का नाम क्या है, पॉलीकार्बोनेट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं छठे प्रश्न को अपना। हमारा छठा प्रश्न है, किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है। तो अगर हम बात करें सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है, तो देखते हैं ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, बी है महाराष्ट्र, सी है तमिलनाडु और डी है गुजरात। तो सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है, गुजरात राज्य की है। आइए मैप से मैं इसको प्रश्न को समझाती हूँ आपको। देखिए ये हमारा क्या है, मैं पूरा मैप नहीं बना रही हूँ, बस समझाने के लिए, ठीक है। थोड़ा सा देखिए, अब देखिए ये हमारा पोर्शन कौन सा है, गुजरात है, क्या है यह, गुजरात है, ये हमारा गुजरात है, ये पूरा पोर्शन क्या है, ये गुजरात का पोर्शन है। तो इस गुजरात की तटरेखा, क्योंकि ये देखिए टेढ़ी मेढ़ी है ये तटरेखा, और ये गुजरात की तटरेखा क्या है, सबसे लंबी है। गुजरात के बाद से यहाँ क्या आता है, महाराष्ट्र, में एम से डिनोट करूँगी, महाराष्ट्र हो गया, ठीक है। महाराष्ट्र के बाद से क्या आएगा, यहाँ गोवा आएगा, गोवा के बाद से यहाँ क्या आएगा, कर्नाटक आएगा, और कर्नाटक के बाद से ये वाला पूरा पोर्शन किस क्या होता है, ये वाला पूरा पोर्शन जो केरल है, क्या है, मैं के ई से डिनोट करेंगे, वो केरल है। यानी कि सबसे पहले गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, गोवा जो छोटा सा यहाँ पे गोवा है, फिर कर्नाटक, फिर क्या है, केरल। और सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है। और यह कौन सा घाट बोला जाता है, कौन सा घाट है यह, तो यह वेस्टर्न घाट या पश्चिमी घाट है। कौन सी घाट है, पश्चिमी घाट है, क्योंकि प्रश्न भी पूछा जाता है, पश्चिमी घाट है यह, ठीक है, पश्चिमी घाट है। और इसी पश्चिमी घाट पे केरल में ही क्या है, शांत घाटी है, क्या है यहाँ पे, शांत घाटी है, जिसे हम साइलेंट क्या कहते हैं, साइलेंट वैली कहते हैं। ये कहाँ पे है, तो केरल में ही है साइलेंट वैली। शांत घाटी या साइलेंट वैली कहाँ पे है, तो याद रखिएगा ये भी प्रश्न, ये केरल राज्य में है, ठीक है। अब देखते हैं, आइए इधर आते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पूर्वी घाट, क्या बोलते हैं, पूर्वी घाट या ईस्टर्न घाट बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, तो यहाँ से ये हमारा तमिलनाडु है, क्या है, तमिलनाडु, और तमिलनाडु के बाद ही यह क्या है, यह आंध्र प्रदेश है, मैं एपी लिख देती हूँ, ठीक है, यह आंध्र प्रदेश है यही। अब देखिए प्रश्न में क्या दिया है कि भारत किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है, तो आपको आंसर मिला क्या, गुजरात, यानी कि ऑप्शन डी सही है, गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है। लेकिन अगर पूछे किस भारतीय राज्य की दूसरी सबसे लंबी तटरेखा है, तो आंध्र प्रदेश का पहले स्थान पे गुजरात, और दूसरी सबसे लंबी तटरेखा किसकी है, इस आंध्र प्रदेश की है। इसीलिए मुझे यह मैप बनाना पड़ा है,
ठीक है, आंध्र प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी तटरेखा, और यह आंध्र प्रदेश एक ऐसा मात्र राज्य है जो कब 1953 में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो भाषा के आधार पर पहली बार गठित होने वाला यह कौन सा आंध्र प्रदेश है। ठीक है, आंध्र प्रदेश है जो भाषा के आधार पर पहली बार इसको गठित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रतिष्ठित व्यक्तित्व को सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। यानी कि इसमें से ऐसे कौन जो व्यक्ति हैं जिनको सबसे पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में। याद रखिएगा ये भी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और ये किसे मिला सबसे पहली बार, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये क्या थी, भारत की पहली महिला, फर्स्ट महिला प्रेसिडेंट थी भारत की प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। दूसरा ऑप्शन बी है आशा पूर्णा देवी, सी है विजय लक्ष्मी पंडित, और क्या है मार्गरेट अल्वा। तो अगर पहले ज्ञानपीठ की हम बात करें, किसको दिया गया था इसमें से, आशा पूर्णा देवी को। किसे मिला था, आशा पूर्णा देवी को पहली बार जो है ज्ञानपीठ से नवाजा गया था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 8वें प्रश्न को। अपना 8वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है, यानी कि डायरेक्ट टैक्स नहीं है। कौन सा जो डायरेक्ट टैक्स नहीं है, प्रत्यक्ष कर नहीं है, तो आइए देखते हैं। आयकर है, संपत्ति कर है, माल एवं सेवा कर है, और ये क्या है, मूल्य वर्धित कर, इनके वैट। तो इनमें से कौन सा जो डायरेक्ट टैक्स नहीं है, जिसको हम खुद डायरेक्ट नहीं पे कर देंगे। आयकर हम डायरेक्ट पे करते हैं, संपत्ति कर भी हम पे करते हैं, वैट भी हम खुद देते हैं, लेकिन आपसे माल और सेवा कर, गुड्स कभी लिया जाता है आपसे, नहीं। आप सामान खरीदते हैं और उस सामान पर वो शॉपकीपर लेता है आपसे। ठीक है, शॉपकीपर के थ्रू गवर्नमेंट को जाता है। कोई सामान हम खरीद, मान लीजिए चिप्स का पैकेट हमने खरीदा, तो हमसे डायरेक्ट नहीं लिया जाता है। उस चिप्स का पैकेट को कौन बेच, शॉपकीपर बेचा। अब शॉपकीपर से लिया जाएगा उसका टैक्स। यानी कि हम डायरेक्ट नहीं टैक्स, जिसको हम डायरेक्ट नहीं पे करते हैं, वह क्या है, वही इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो माल और सेवा कर जो है कैसा, डायरेक्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्ट टैक्स है। आयकर हम खुद पे करते हैं, संपत्ति कर हम खुद पे, वैट भी हम खुद देते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। अब देखते हैं 9वें प्रश्न को। 9वां क्या है कि किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। पहली चीज़ कि आकाश का रंग कैसा होता है, नीला, क्योंकि कभी कभी कन्फ्यूजन हो सकता है कि वाइट दिखता है तो वाइट लगा सके कोई, लेकिन आकाश का रंग कैसा होता है, नीला। और होता क्यों नीला है, बस आपसे यही पूछ लिया है। तो देखिए, प्रकाश का क्या है, विवर्तन है। प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, या प्रकाश का परावर्तन, या प्रकाश का अपवर्तन, किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो प्रकाश का कब क्या होगा, देखिए, विवर्तन, प्रकीर्णन, परावर्तन, अपवर्तन, सब ये चीज़ें सेम है, लेकिन आपको इन्हीं में कंफ्यूज होना है। कहाँ पे, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है कि प्रकीर्णन होता है। क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, इस वजह से आकाश का रंग क्या होता है, नीला दिखाई देता है। याद रखिएगा, प्रकीर्णन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं 10वें प्रश्न को। हमारा 10वां प्रश्न क्या है, 10वां प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है। यह पुस्तक है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, और इसके लेखक कौन है, अनीता देसाई हैं, जेवियर मोरे हैं, या फिर चित्रा सुब्रमण्यम है, या फिर अरुंधति रॉय हैं। तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है, तो यह है ऑप्शन डी है अरुंधति रॉय। इसकी लेखिका है कौन है, यह अरुंधति रॉय है, जो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखिका इन्होंने लिखा है। और देखिए, अरुंधति रॉय की हमको लगता है मैक्सिमम जितनी बुक्स आती हैं, जो भी किताबें लिखती हैं, इनसे प्रश्न बन ही जाता है। तो इसलिए गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स को आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 11वां प्रश्न अपना है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायतों की शुरुआत की। यानी कि किस संशोधन के तहत जो है पंचायतों की शुरुआत हुई थी। 73वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 61वां या 13वां। तो बात करें 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 में हुआ था। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान क्या कहते हैं, इसको कहते हैं लघु संविधान। क्या कहते हैं, लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। किसको कहा जाता है, प्रश्न पूछ लेगा, लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इसमें बहुत सारे संशोधन किए गए थे। ठीक है, अब आते हैं अपने प्रश्न पे कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायतों की शुरुआत की थी। तो ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर है। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया था, और इसी के थ्रू क्या हुआ था, पंचायतों का गठन हुआ था। अगर पंचायतों के लिए आर्टिकल पूछ ले कि किस आर्टिकल में जो है, किस पंचायतों के लिए आर्टिकल पूछे कि किस आर्टिकल में जो है पंचायतों की बात की गई है, तो आर्टिकल 40, आर्टिकल 40 इसमें पंचायतों के गठन की बात की गई, ग्राम पंचायतों की बात
की गई है। किसमें? आर्टिकल 40 में, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 12वां प्रश्न है, मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर किस जल डमरू मध्य से जुड़े हैं? देखिए, अलग से मैं एक क्लास लाऊंगी आपको जिसमें सारे जल डमरू मध्य, जितने भी जल डमरू मध्य हैं, जल संधियाँ हैं, उसको मैं एक छोटे छोटे क्लासेस में आपको सारे बेहतरीन तरीके से ट्रिक से मैं आपको बताऊंगी, ताकि आपको एग्जाम्स में ये प्रश्न गलत ना होने पाए। ठीक है, अभी देखते हैं कि मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर किस जल डमरू मध्य से जुड़ते हैं। किससे जुड़ते हैं? तो मलाका जल डमरू मध्य है, बेरिंग है, या फ्लोरिडा है, या पाक है। ये पाक जल डमरू मध्य कहाँ पे है? PAL के से हम पाक मतलब पाक देश नहीं, ये PAL के पाक किसको, ठीक है, पाक पढ़ा जाता है, लिखा स्पेलिंग है PAL के, लेकिन पढ़ा जाता है पाक, पढ़ा जाता है पाक जल डमरू मध्य। तो देखें, अगर पूछता है किसको, मैक्सिको की खाड़ी पूछ रखा है और अटलांटिक महासागर, तो यह जो है किससे, किस जल डमरू मध्य से ये दोनों जुड़ जाते हैं? मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, फ्लोरिडा। फ्लोरिडा जल डमरू मध्य है, जो कि किसको किसको, मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक। देखिए, याद करने का ट्रिक क्या होता है, ये बहुत आप कीवर्ड्स या फिर ट्रिक से याद कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखिए मैक्सिको की खाड़ी, खुद से कीवर्ड्स बनाइए, और यहाँ पे लिखिए अटलांटिक महासागर, AL लिखिए पूरा। यहाँ पे क्या हो गया, मैक्सिको की खाड़ी हो गई और यहाँ पे अटलांटिक महासागर हो गया। किससे जुड़ रहे हैं ये दोनों? प्लस, प्लस का साइन दीजिए, प्लस किससे हो रहे हैं? तो यहाँ पे बस आप लिख दीजिए फ्लोरिडा। अब यह क्या करिए, माइंड में आपकी ये मैप बन जाना चाहिए, एक माइंड मैपिंग करके पढ़ाई करिए कि मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर प्लस हो रहे हैं, प्लस मतलब जुड़ रहे हैं किससे? फ्लोरिडा से। बस आपको इतना ही याद रखना है, ज़्यादा कुछ नहीं, इतना ही याद रखना है। और यह प्रश्न ऐसे जितने भी जल डमरू मध्य है, जितनी जल संधियाँ हैं, आप करके देखिए, याद करके देखिए, बिल्कुल कभी परीक्षा में आप गलत नहीं करके आएंगे, सही ही प्रश्न होगा आपका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न है, ध्वनि की पिच तरंग के किस गुण पर निर्भर करती है? जो ध्वनि की पिच होती है वह तरंग के किस गुण पर निर्भर करता है? तरंग दैर्ध्य पर, आवृत्ति पर, यानी कि फ्रिक्वेंसी पर, आयाम पर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किस पर निर्भर करती है? पिच की जो होती है तरंग, वह किस गुण पर? आवृत्ति पर। किस पर? फ्रिक्वेंसी पर। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, फ्रिक्वेंसी पर। अब देखते हैं 14वां प्रश्न अपना क्या है। हमारा 14वां प्रश्न है, टेलीग्राम के संस्थापक कौन हैं? देखिए, टेलीग्राम का संस्थापक पूछ लिया आपसे, तो कौन है? ब्रायन एक्टन है, केविन भारती मित्तल है, जॉन कॉम है, या पॉवेल ड्यूरोब है। टेलीग्राम के संस्थापक कौन है? धड़ल्ले से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है शैक्षिक क्षेत्र में टेलीग्राम का। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है, पॉवेल ड्यूरोब। कौन है? पॉवेल ड्यूरोब हैं, जो कि टेलीग्राम के संस्थापक हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 15वां प्रश्न अपना। 15वां प्रश्न है हमारा, पूरा प्रश्न नहीं दिखाई दे रहा है, देखिए, हाँ पूरा प्रश्न अब आ गया। 15वां प्रश्न है कि परियोजना का नाम दे रखा है और नदी, यानी कि कौन सी परियोजना जो है किस नदी पर है, इसका आपको क्या करना है? मिलान करना है। तो देखते हैं, हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना, यह कहाँ पे है? चंबल नदी। तो ठीक है, हीराकुंड परियोजना सबसे पहली बात कहाँ, किस राज्य में है हीराकुंड परियोजना? यह हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना कहाँ पे है? ओडिशा राज्य में है। कहाँ पे है यह? ओडिशा राज्य में है हीराकुंड परियोजना। देखिए, एक छोटा सा मैं मैप बनाना चाहूँगी ताकि आपको मैप के थ्रू इसको समझाया जा सके। यहाँ पे मैं एक छोटा सा मैप बना रही हूँ, ठीक है। ये जो है पूर्वोत्तर के राज्य हो जाएंगे उधर, ठीक है। ये हो गया क्या हमारा? जी, गुजरात। गुजरात के बाद से यहाँ पे क्या हो गया? MH, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद से क्या हो गया? यहाँ गोवा, जी। और यहाँ पे क्या हो गया? कर्नाटक। और ये हो गया हमारा केरल का पूरा पोर्शन, ये हो गया केरल, ठीक है। KE से केरल को, ये है क्या? तमिलनाडु। ये क्या है? आंध्र प्रदेश, AP, ठीक है, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के बाद ही क्या होता है? ये ओडिशा। क्या है यह? ओडिशा। यह बहुत ज़रूरी है लिखना, ओडिशा। क्या है? ओडिशा है, ठीक है, ओडिशा। अब आते हैं कहाँ पे? आंध्र प्रदेश हो गया, ओडिशा हो गया, और आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? ऊपर। ऊपर अगर हम देखें, ऊपर यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता है? ऊपर में यहाँ पे लद्दाख होगा, और इधर क्या होगा? J&K होगा। क्या होगा? J&K, जम्मू कश्मीर होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं, अपनी सारी परियोजनाओं को देख लेते हैं।
तो हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना कहाँ पे है? हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना यह ओडिशा में है। कहाँ पे है? ओडिशा में है। और ओडिशा में कौन सी नदी है? महानदी बहती है ओडिशा में। तो यानी कि ए का कौन सा? 4 हो जाएगा। ए का क्या हो जाएगा? 4। यानी कि हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना महानदी पे, महानदी पर सबसे पहली चीज़, हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना है कहाँ पे? ओडिशा राज्य में है। ओडिशा राज्य में कौन सी नदी है? महानदी है। तो महानदी पे है ये। बी देखते हैं, नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना। तो नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना ये है कहाँ पे? तो यह आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना। और आंध्र प्रदेश में नदी कौन सी है? तो कृष्णा नदी। कृष्णा नदी पे है नागार्जुन सागर बांध परियोजना। यह 3rd इसका हो जाएगा। राणा प्रताप सागर बांध परियोजना और सलाल परियोजना। सलाल परियोजना किस नदी पे है? तो सलाल जो परियोजना होती है ये कहाँ पे है? सबसे पहली बार कि सलाल परियोजना है कहाँ पे? तो सलाल परियोजना जो है J&K में है, जम्मू कश्मीर में। यहाँ पे है ये सलाल परियोजना। किस नदी पे है? या चिनाब नदी पे है। बचता हमारा राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पे है? चंबल नदी पे है। अब आइए देखते हैं ऑप्शन हमारा क्या सही होगा। यानी कि हीराकुंड बांध कहाँ पे है? 4। नागार्जुन सागर का 3rd यानी कि कृष्णा नदी पे है। राणा प्रताप चंबल नदी पे 1, यानी कि 4 3 1 2। क्या होगा हमारा आंसर? होगा 4 3 1 2। देखते हैं कहाँ पे दिया है। 4 4 3 4 3 1 2। देखिए ये रहा 4 3 1 2, ये रहा हमारा ऑप्शन सही है। आपको अच्छे से याद होना चाहिए, इस चीज़ को एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 16वें प्रश्न को। 16वां प्रश्न है हमारा 16वां प्रश्न है, सौरमंडल में किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? तो भोर का तारा किसे? बृहस्पति, पृथ्वी, शुक्र या शनि? बात करें शनि की तो सबसे ज़्यादा सैटेलाइट या सबसे ज़्यादा मून 79 मून किसके पास हैं? तो सबसे ज़्यादा सैटेलाइट शनि के पास हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है तो बृहस्पति है, ठीक है, जुपिटर, इसको इंग्लिश में जुपिटर भी कहते हैं। पृथ्वी हमारी कैसी है? तो पृथ्वी हमारे क्या है? इसको हम नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। अब भोर का तारा किसे कहते हैं? ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। शुक्र को हम भोर का तारा, इसको हम शुक्र को देखिए क्या क्या कहते हैं, क्योंकि ये बहुत बार प्रश्न इससे शुक्र से बहुत प्रश्न पूछा था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये शुक्र, भोर का तारा। और क्या कहते हैं इसको? सांझ का तारा भी कहते हैं। भोर का तारा कहते हैं, सांझ का तारा कहते हैं, पृथ्वी की बहन कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथ्वी की इसको बहन भी कहा जाता है। पृथ्वी की बहन, सौंदर्य का देवता इसको माना जाता है। क्या? सौंदर्य, सौंदर्य, ठीक है, सौंदर्य का देवता कहा जाता है किसे? शुक्र को। सौंदर्य का देवता कहा जाता है शुक्र को। यानी कि भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन, सौंदर्य के देवता किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं 17वां प्रश्न हमारा क्या है। 17वां प्रश्न, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? किसे भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है? किसे उस रूप में जाना जाता है? देखते हैं। महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के पहले क्या थे? तो सबसे पहले भारत के प्रेसिडेंट बने थे हमारे राजेंद्र प्रसाद साहब। MN रॉय, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। यानी कि संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। संविधान की आत्मा किसे कहा था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने? यह भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है आपसे कि संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रश्न आएगा तो ऐसे ही आएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? तो आर्टिकल 32, इसमें क्या है? 32, आर्टिकल 32 इसमें क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा हुआ है। बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया आप लोगों से। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 18वें प्रश्न को। 18वां प्रश्न है, नीले रंग का कांच किस पदार्थ को मिलाकर प्राप्त किया जाता है? यानी कि जो नीले रंग का कांच बनता है वह कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है तब वह कांच नीले रंग का बनता है? तो देखते हैं। कोबाल्ट ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड है, गोल्ड क्लोराइड है। यानी कि क्या मिलाया जाता है तो नीला कांच बनाया जाता है, नीले रंग का कांच बनाया जाता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है, कोबाल्ट ऑक्साइड। कोबाल्ट ऑक्साइड हम जब मिला के बनाते हैं तो कौन सा कांच प्राप्त होगा? नीले रंग का कांच हमें प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 19वें प्रश्न को। हमारा 19वां प्रश्न क्या है? 19वां प्रश्न है, कौन सी परियोजना मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य को जोड़ती है? देखिए, कौन सी ऐसी परियोजना है जो
मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरूमध्य। पहली चीज, 2 बार ये टर्म आ चुका कि पाक जलडमरूमध्य, ये है कहाँ पे, किसके किसके बीच, तो भारत मैं वर्सेस लिख दे रही हूँ, ठीक है, भारत वर्सेस श्रीलंका यानी कि भारत और श्रीलंका के बीच में है यह पाक जलडमरूमध्य। मैं अभी देखिए बनाती हूँ एक मैप, और क्योंकि बिना मैप की ये चीज़ें कितना भी याद करेंगे आपको याद नहीं होगा, तो आपको मतलब मैप के थ्रू समझना ही पड़ेगा। ये हो गया गुजरात, ये हो गया MH महाराष्ट्र, ये हो गया क्या हमारा गोवा, और ये हो गया हमारा क्या कर्नाटक, और ये हो गया क्या केरल। और ये इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट में WZ लिख रही हूँ, ठीक है, वेस्टर्न घाट बोलते हैं। और ये क्या है, ईस्टर्न घाट, इसे क्या बोलेंगे, ईस्टर्न घाट, ई है ये, और ईजी यानी कि पूर्वी घाट बोलते हैं। अब देखिए पूछ क्या रहा है, अब यहाँ पे हमारा श्रीलंका क्या स्टेबल कहाँ पे है, पर्पज यही था श्रीलंका बनाना। अब यहीं पे हमारा पाक जलडमरूमध्य है, पाक जलडमरूमध्य कहाँ पे, यहीं पे है। तो किसके किसके बीच में, भारत, ये हमारा प्यारा भारत, और यह श्रीलंका। कभी कभी भारत न दे करके वो राज्य दे देता है भारत का, तो यही तमिलनाडु, कौन सा राज्य है, ये तमिलनाडु है, यानी कि तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है, अगर डीप जाके पूछेगा तो। नहीं तो भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जलडमरूमध्य है, एकदम आप क्लियर कर लीजिए। और यहीं पे हमारी क्या है, मन्नार की खाड़ी पड़ती है। तो मन्नार की खाड़ी और इस पाक जलडमरूमध्य को कौन सा जलडमरूमध्य है जो इस मन्नार की खाड़ी को और इस पाक जलडमरूमध्य को जोड़ती है, तो कौन सी है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, सेतु समुद्रम परियोजना। कौन सी परियोजना है, सेतु समुद्रम परियोजना है, जो मन्नार की खाड़ी, यहाँ पे मन्नार की खाड़ी और यह पाक जलडमरूमध्य, इन दोनों को क्या करती है, जोड़ती है। अब आइए देखते हैं शरावती परियोजना कहाँ पे है, बहुत बार पूछता है शरावती परियोजना कहाँ पे है, तो यह शरावती परियोजना जो है कर्नाटक में है। कहाँ पे है, कर्नाटक में है शरावती परियोजना, ये हमारा कर्नाटक है और यहीं पे शरावती परियोजना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 20वां प्रश्न है हमारा, कौन सा उपवेद कला और संगीत से संबंधित है। देखिए कौन सा उपवेद है, वेद नहीं पूछा है आपसे, वेद कितने होते हैं हमारे, 4 वेद होते हैं, ठीक है, ये उपवेद पूछा है। 4 वेद कौन कौन से, अथर्ववेद, ठीक है, अथर्ववेद, अथर्ववेद हो गया पहला। दूसरा क्या होता है, सामवेद, सामवेद, ये सामवेद किससे संबंधित है, गान यानी कि संगीत से। देखिए प्रश्न गलत होने कैसे ही होते हैं, संगीत से, लेकिन सामवेद है, वेद नहीं उपवेद पूछ लिया है आपसे। तीसरा क्या है, सामवेद के बाद से अथर्ववेद, ऋजुवेद, क्या आता है यह, ऋजुवेद आता है, और चौथा अथर्ववेद होता है। चौथा क्या है, अथर्ववेद। और ये सॉरी थोड़ा सा माफ़ करिएगा, मिस्टेक हो गया है। सबसे पहले क्या आता है, ऋग्वेद आता है, ऋजु नहीं ऋग्वेद। सबसे पहले क्या आता है, ऋग्वेद आता है, ठीक है, ऋग्वेद, मैं इसको ग बना देती हूँ। सबसे पहले क्या है, ऋग्वेद, ऋग्वेद के बाद से सामवेद, और सामवेद के बाद से क्या आता है, तो अथर्ववेद चौथा वेद हो जाता है, ठीक है। मैं फिर से एक बार और लिख देती हूँ सारे 4 वेदों के नाम, क्योंकि कन्फ्यूज़न हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो मैं एक बार और 4 वेदों का नाम यहाँ पे लिख देती हूँ, इसको कट कर दीजिए, माफ़ करिएगा इसके लिए थोड़ा सा। मैं यहाँ पे 4 वेदों के नाम लिख देती हूँ। पहला वेद है ऋग्वेद, क्या होता है पहला वेद, ऋग्वेद है, पहला वेद हमारा ऋग्वेद है। दूसरा वेद यजुर्वेद है, दूसरा वेद क्या है, और यह सबसे प्राचीन वेद है, क्या है, प्राचीन, सबसे पुराना वेद पूछा जाता है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो यह ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। दूसरा वेद यजुर्वेद है, क्या है, यजुर्वेद, यह दूसरा वेद है, ठीक है, यज्ञों से संबंधित कर्मकांड वगैरह जितने हैं हमारे इसी यजुर्वेद में हैं, ठीक है। तीसरा हमारा आता है क्या, सामवेद, जो कि यही संगीत से संबंधित है, किससे है, संगीत से संबंधित है। इसमें यजुर्वेद में क्या है, कर्मकांड है, कर्मकांड, ठीक है, जितने भी कर्मकांड दिए गए हैं। और क्या है, चौथा हमारा सबसे नया अगर कहा जाए, नवीन है, नया है, अथर्ववेद। कौन सा है, अथर्ववेद। यह अथर्ववेद क्या है, तो नया है, नवीन है, ठीक है, नया। ये देखिए अब यहाँ से प्रश्न कैसे कैसे पूछा गया है परीक्षाओं में, आप लोगों के एक बार बता देती हूँ कि अगर 4 वेदों के नाम पूछ लेगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है, क्रम से।
उसके बाद से सब पूछेगा सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। किस वेद में कर्मकांड की बात की गई है, यजुर्वेद में। संगीत किस वेद में दिया गया है, सामवेद में। सबसे नया वेद कौन सा है जिसमें जादू टोने ब्लैक मैजिक व्हाइट मैजिक की बात की गई है, इसी अथर्ववेद में की गई है जो नया है। ठीक है, अब प्रश्न पे आते हैं कि कौन सा उपवेद है जो कला संगीत से संबंधित है, तो यह गंधर्व वेद है। कौन सा, गंधर्व वेद है। अगर वेद पूछे आपसे चारों वेदों में तो यह कौन सा, सामवेद हो जाएगा, लेकिन उपवेद पूछेगा तो गंधर्व वेद हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 21वां है, निम्नलिखित में से किसने स्टेथोस्कोप की खोज की है, यानी कि कौन जो है स्टेथोस्कोप को खोजे हैं। ऑप्शन ए है रेने लेनेक, डब्ल्यू.सी. रॉन्टगन, हंस बर्जर या रॉबर्ट कॉक। किसने खोजा है, किसको, स्टेथोस्कोप को। तो ये ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है, रेने लेनेक ने स्टेथोस्कोप की खोज की है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 22वां प्रश्न हमारा क्या है। निम्नलिखित में से किस झील से व्हाइट नाइल का यानी व्हाइट नील नदी का उद्गम होता है। ऐसी कौन सी झील है जहाँ से व्हाइट नील नदी निकलती है। ठीक है, तो देखते हैं कौन सी नदी है जहाँ से हमारी व्हाइट नील निकलती है। अल्बर्ट झील, सुपीरियर झील, लेक सुपीरियर कहाँ पे है, यह यूएसए और कनाडा, यूएसए और कनाडा। ठीक है, ये सुपीरियर है। और ये बैकाल कहाँ पे है, लेक बैकाल कहाँ पे है, या बैकाल झील कहाँ पे है, बैकाल झील रूस में है। ठीक है, बैकाल झील कहाँ पे है, रूस में है। अब बात करें कि व्हाइट नील निकलती कहाँ से, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, विक्टोरिया झील से निकलती। कहाँ से निकलती है, तो यह नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 23वें प्रश्न को। भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड कहाँ स्थित है, यानी कि जो भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड है वो कहाँ है, पुणे है, कोच्चिम है, नोएडा में है या बेंगलुरु में है। तो भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड यह कहाँ पे है, पुणे में है। कहाँ पे है, पुणे में है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 24वां प्रश्न जो सेकंड लास्ट प्रश्न है आज का हमारा। नीली क्रांति मुख्य रूप से किस उत्पाद का उत्पादन बढ़ाने पर केंद्रित है, यानी कि सीधा आपसे पूछा है नीली क्रांति किससे संबंधित है, जूट से, दूध से, प्याज से या मछली से। तो नीली क्रांति किससे, मछली से संबंधित है। दूध से क्या है, ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। दूध से क्या है, ऑपरेशन फ्लड। अच्छा, दूध सफ़ेद क्यों होता है, केसिन के कारण सफ़ेद होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 25वें प्रश्न की तरफ। ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस मिसाइल को स्वदेशी रूप से विकसित एयर टू एयर यानी कि हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल के रूप में जाना जाता है, यानी कि ऐसी कौन सी मिसाइल है जो एयर टू एयर मार करती है। उसका नाम क्या है, नाग है, शौर्य है, निर्भय है, एक्स्ट्रा है। तो उसका नाम क्या है, एक्स्ट्रा है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। और ये थे आज के सुपर 25 क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्जाम्स में यहाँ से एक प्रश्न देखने को, इन प्रश्नों से भी मिल सकता है या फिर जो एक्सप्लेनेशन किया गया है उससे आपको प्रश्न देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए। धन्यवाद।